हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हरीश राजपूत आज आपके लिए लेकर आए हैं 11th क्लास की कुछ अकाउंट की बेसिक टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट, जो कि हमने पिछली क्लास में आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई थी। तो उससे आगे आज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करेंगे। चलिए स्टूडेंट बात करेंगे गुड्स की। तो गुड्स रेफर टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। एक इंटरप्राइजेस, एक फर्म, एक व्यापारी जिन वस्तुओं से डील करता है, दैट मीन्स परचेज करके सेल करता है या फिर रॉ मटेरियल के तौर पर परचेज करता है और उसको प्रोडक्शन के लिए यूज करता है और फिनिश गुड्स में चेंज करके नया माल बना के बेच देता है, हम उसको गुड्स कहते हैं स्टूडेंट। दैट इज गुड्स मीन ऑल द आइटम विच आर परचेज एंड सोल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो भी लाइफ साइकिल होता है उस दौरान, चाहे वो 5 साल के लिए, चाहे वो 10 साल के लिए, चाहे वो लॉन्ग लाइफ के लिए हो, उस दौरान जो भी गुड्स परचेज करके सेल किया जाएगा स्टूडेंट, वो उस बिजनेस के लिए गुड्स कहलाएगा। इसमें एग्जांपल बता देता हूँ स्टूडेंट्स। अगर एक बिजनेस अपने व्यापार के लिए कोई फर्नीचर ले रहा है कस्टमर के बैठने के लिए, वो गुड्स नहीं माना जाएगा। या फिर एक बिजनेसमैन अपने ऑफिस के काम के लिए कंप्यूटर ले रहा है और कंप्यूटर में काम करेंगे इसके वर्कर, वो भी गुड्स नहीं माना जाएगा। ऐसा गुड्स जो रेगुलर बेसिस में खरीदे और बेचे, वो उसके लिए गुड्स कहलाएगा स्टूडेंट। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन की दुकान है तो इलेक्ट्रिशियन के लिए पंखे, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम गुड्स है। अगर कपड़े की दुकान है, दैट मीन्स क्लोथ की शॉप है, तो उसके लिए कपड़ा, डिफरेंट टाइप का कपड़ा जो सेल करता है, चाहे वो स्टिच हो चाहे नॉन स्टिच हो, वो उसके लिए गुड्स है। तो अगर कपड़े का व्यापारी कोई लैपटॉप खरीद लेगा काम करने के लिए, वो उसकी एसेट मानी जाएगी, गुड्स नहीं माना जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट परचेज की। परचेज रिफर टू द अमाउंट ऑफ गुड्स बाउड बाय ए बिजनेस फॉर रीसेल और फॉर यूज इन द प्रोडक्शन। एक व्यापारी, एक फर्म जो भी कोई गुड्स होलसेल मार्केट से परचेज करके अपने कस्टमर को सेल करते हैं स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड रीसेल। या फिर रॉ मटेरियल के तौर पे परचेज करके कोई गुड्स लाते हैं और उसका इस्तेमाल किसी दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन करने में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो स्टूडेंट दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। जैसे कि होलसेल मार्केट से परचेज करके लाए फिनिश गुड्स और उसको रीसेल कर दिया और कुछ परसेंटेज उसमें प्रॉफिट अर्न किया। दूसरा ये कि स्टूडेंट रॉ मटेरियल जैसे कि अनस्टिच कपड़े लेकर आए और उसको अपने वर्कर से, अपने एम्प्लॉइज से स्टिच करवाया, उनकी पैकिंग करवाई और उनको फिर सेल किया स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट, इन ए ट्रेडिंग कंसर्न परचेज आर मेड फॉर रीसेल विथ और विथआउट प्रोसेसिंग। स्टूडेंट जो ट्रेडिंग कंसर्न होता है, उसमें जो भी गुड्स परचेज किया जाता है उसको हम रीसेल करते हैं और बिना कोई प्रोसेस के, उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं किया जाता है, जो लाए उसको रीसेल कर देते हैं डायरेक्ट कस्टमर को। दूसरा स्टूडेंट, इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रॉ मटेरियल आर परचेज। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो होती है स्टूडेंट, वो रॉ मटेरियल परचेज करती है। जैसे कि नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री को आप ले लीजिए, वो मैदा, बेसन, नमक, ऑयल, ये सब चीज़ रॉ मटेरियल हो गया उसके लिए। इसको परचेज करके फिर नमकीन बना के इसको पैकिंग करके बड़े बड़े शोरूम में सप्लाई करती है, शॉपकीपर को सप्लाई करती है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहलाएगा स्टूडेंट। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है स्टूडेंट, वो गुड्स को फाइनल गुड्स में चेंज करके देन तब सोल्व करती है। द टर्म परचेज इंक्लूड्स बोथ कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। स्टूडेंट परचेज का मतलब यहाँ पर कैश परचेज से भी है और क्रेडिट परचेज से भी है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं सामान ले परचेज करके ले गए और पैसा तुरंत दे दिया, दैट इज कैश परचेज। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं सामान खरीद के ले गए और पेमेंट बाद में करते हैं, उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट क्रेडिट परचेज। और कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि कुछ पैसे देंगे कुछ बाद में देंगे, तो वो मिक्सअप हो गया स्टूडेंट क्रेडिट और कैश। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट परचेज रिटर्न की। परचेज रिटर्न को हम लोग स्टूडेंट रिटर्न आउटवर्ड भी बोल देते हैं। जब कभी एक व्यापारी कोई सामान किसी सेलर से परचेज करके लाता है और वो जो सामान इकट्ठा परचेज करके लाता है उसमें कोई आइटम ऐसा हो जिसमें कुछ डिफेक्टिव हो या फिर जो आइटम उसको चाहिए हो, दैट मीन्स कलर या फिर साइज, अगर वो स्पेसिफिकेशन उस आइटम के अकॉर्डिंग ना हो तो वो व्यापारी खरीदने वाला और वापस कर देगा, उसको हम कहेंगे परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। सेल भी स्टूडेंट 2 टाइप की होती है।
एक कैश सेल और एक क्रेडिट सेल। सेल का मतलब स्टूडेंट एक व्यापारी, बिजनेसमैन, इंटरप्राइजेज जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस करके जो फाइनल गुड्स में रेडी होता है उस सामान को कस्टमर को बेच देते हैं, या फिर जो ट्रेडिंग कंसर्न के लिए एक व्यापारी सामान परचेज करके लाता है उसको दोबारा से रीसेल कर देते हैं, वो भी सेल में आएगा स्टूडेंट। द टर्म सेल इज एसोसिएटेड विथ सेल ऑफ गुड्स दैट आर डील्ड विथ बाय द फर्म। सेल्स इंक्लूड बोथ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन, एक इंटरप्राइज जिस चीज से स्टूडेंट डील करता है, अगर वो गुड्स को वो अपने कस्टमर को सेल करता है, दैट इज सेल। चाहे वो ट्रेडिंग कंसर्न के लिए लाया हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करके बेच रहा हो, दोनों ही स्टूडेंट सेल्स कराएंगे अगर वो कस्टमर को बेचता है। अब स्टूडेंट सेल दो टाइप की होती है, एक होती है कैश सेल, एक होती है क्रेडिट सेल। अगर हमने कस्टमर को सामान बेचा और पैसा तुरंत हमें मिल जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कैश सेल। अगर हमने सामान बेच दिया स्टूडेंट और पैसा हमें बाद में मिलेगा, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट सेल। सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड एक ही चीज होता है स्टूडेंट। जब कभी भी हमने अपने कस्टमर को गुड्स सेल किया, चाहे क्रेडिट में क्या हो चाहे कैश क्या हो, अगर उस आइटम में कुछ डिफेक्ट हो या फिर हमने जो सामान भेजा हो उसके ऑर्डर के अनुसार ना हो, तो वो कस्टमर भी हमें सामान वापस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री रिफर टू द गुड्स हेल्ड बाय बिजनेस फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर कंजप्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल। एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन अपने पास जो भी सामान रखता है सेल करने के लिए बिजनेस के दौरान, चाहे वो किसी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन करने में कंजप्शन हो जाए, चाहे वो सर्विस देने पे यूज हो जाए, स्टूडेंट वो उसके लिए स्टॉक कहलाएगा। इन अदर वर्ड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स लेइंग अनसोल्ड और अनयूज एट द बिगिनिंग। जैसे कि एक व्यापारी के पास साल के शुरू में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कुछ सामान अनयूज रह गया या फिर पैक सामान उसने अपने पास रखा हुआ है जो बिका नहीं है, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और एट द एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर इज कॉल्ड स्टॉक। और साल के एंड में जो सामान एक व्यापारी के पास अनसोल्ड पैक्ड बचा हुआ रह जाएगा स्टूडेंट, वो कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। जो स्टूडेंट इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास, आप कह सकते हैं स्टूडेंट एक व्यापारी के पास 31 मार्च 2020 को जो सामान गुड्स अनबिका रह गया, दैट मीन्स अनसोल्ड, वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा स्टूडेंट उस व्यापारी का। इन केस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कंपनीज द टर्म स्टॉक हैज बीन रिप्लेस्ड बाय इन्वेंट्री। स्टूडेंट अकाउंटिंग में कंपनी के केस में स्टॉक को इन्वेंट्री बोला जाता है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे, एक छोटा व्यापारी, बिजनेसमैन फर्म के पास जो सामान अनबिका रह गया, अनसोल्ड रह गया, वो स्टॉक कहलाएगा। और इसी तरह से एक कंपनी जहाँ पे लार्ज नंबर पे अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय काम करते हैं, जिसका प्रोडक्शन टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, उसके पास कोई सामान अगर अनसोल्ड रह गया, अनबिका रह गया, तो वो इन्वेंट्री कहलाएगा स्टूडेंट। अब हमने स्टूडेंट स्टॉक को 3 पार्ट में डिवाइड किया यहाँ पे। स्टॉक में बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एक व्यापारी के पास जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है किसी दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे कि एक फैक्ट्री है जहाँ पे फर्नीचर का काम होता है स्टूडेंट, तो लकड़ी और फेविकॉल, कील, ये सब उसके लिए रॉ मटेरियल है। स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स और स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। बताना चाहूँगा स्टूडेंट, ऐसा एक व्यापारी, एक फर्म जहाँ पे प्रोडक्शन का काम चल रहा है लेकिन कंप्लीट काम नहीं हुआ अभी उस गुड्स के ऊपर, आधा काम हो गया और आधा काम अभी बाकी है, तो हम उसको बोलेंगे स्टूडेंट वर्क इन प्रोग्रेस या फिर सेमी फिनिश गुड्स। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर कपड़े स्टिच करने की फैक्ट्री है तो कपड़े स्टिच करने की फैक्ट्री में कपड़े की कटिंग होगी, कपड़े की सिलाई होगी और कपड़ों में अभी बटन लगाना बाकी है, दैट इज आल्सो वर्क इन प्रोग्रेस सेमी फिनिश गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मीन्स एक बिजनेसमैन इंटरप्राइजेस के पास जो गुड्स कंप्लीट रेडी है, पैकिंग करके रखा हुआ है, सीधे
उसको कस्टमर को सेल करना है, कस्टमर पेमेंट करे और सामान ले जाए, या फिर क्रेडिट परचेज करके सामान ले जाए, दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट रिसिप्ट की। तो रिसिप्ट रिफर टू द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेलिंग एसिड गुड्स और सर्विसेज। एक व्यापारी इंटरप्राइजेज के द्वारा जो भी सामान को उन्होंने प्रोड्यूस किया था स्टूडेंट्स, या फिर वो रीसेल कर रहे हैं उसको बेच के, या फिर सर्विस दे के, या फिर कोई एसिड बेच रहे हैं उसको एसिड को बेचकर जो भी पैसा उनको रिसीव हो चुका है या फिर होने वाला है, दैट इज कॉल्ड रिसीव्ड। रेवेन्यू रिसिप्ट रिफर टू द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एक व्यापारी एक बिजनेस इंटरप्राइजेस के द्वारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का जो टाइम पीरियड होता है, जो भी इनका अकाउंटिंग ईयर होता है, उस दौरान जो भी सामान को बेचकर, गुड्स को बेचकर, सर्विस देकर जो रेगुलर बेसिस पे पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो भी गुड्स बेचा उन्होंने, जो प्रोड्यूस किया था, जो सर्विसेज दी स्टूडेंट, उसके बदले जो पैसा मिलेगा रेगुलर बेसिस पे, वो कहलाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है वो रिकरिंग नेचर की होती है, रेगुलर बेसिस से मिलती है। कैपिटल रिसिप्ट रिफर टू द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। वो ट्रांजेक्शन स्टूडेंट जो रेवेन्यू नेचर की नहीं होती हैं, जो रेगुलर बेसिस पर नहीं होती हैं, जो रिकरिंग नेचर की नहीं होती हैं, उन ट्रांजेक्शन से जो पैसा मिलता है उनको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। जैसे कि कोई फिक्स एसेट को सेल कर देना, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, इनको अगर हम सेल कर देते हैं स्टूडेंट और इनसे जो पैसा मिलता है वो एक बार मिल जाता है, रेगुलर नहीं मिलता है, इनको हम बोलेंगे स्टूडेंट कैपिटल रिसिप्ट, और ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं। एक व्यापारी अगर अपनी ज़मीन बेच देता है तो बिकने के बाद जो पैसा मिल गया उस ज़मीन को दोबारा तो नहीं बेच सकता है, तो ये रेगुलर नेचर की नहीं है स्टूडेंट। बार बार पैसा नहीं मिलेगा, एक बार बिक चुका पैसा मिल गया तो वो ट्रांजेक्शन दोबारा से नहीं होगी, ये कहलाएगा स्टूडेंट कैपिटल रिसिप्ट।